लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बड़ी कंपनी छोटी कंपनी मत सोचो। अगर एज अ बिगिनर किसी को माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मैंने 3 महीने ट्यूशन पढ़ाए, उस ट्यूशन की फीस से मैंने एक ट्यूशन लगाया और वहां से मैंने अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करी। स्टार्टअप चलाते टाइम सर आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जो आपको स्टार्टअप चलाने से पहले लग रहा था कि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? फर्स्ट जॉब मेरी ह्यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम में लगी जो गुड़गांव में होती थी, जो अभी एरिसन के नाम से जानी जाती है। जब भी आजकल आप विंडोज में देखते हो कि विंडोज में ऑटो इंस्टॉल हो जाता है, ऑटो क्रिएट हो जाता है, तो मैंने 2003 में वो टेक्नोलॉजी या 2004 में वो मैंने खुद ने लिखा है वो कोड। माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू मैं नहीं बोलूँगा बहुत टफ होता है। 20 साल पहले और अभी के टाइम में कितना डिफरेंस देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग या फिर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में? हम कई बार सोचते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में तो सक्सेसफुल है। कल डेस्कटॉप था, आज क्लाउड है, फिर यही आया, कल कुछ और आ जाएगा। जो आजकल का यूथ है, मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूँगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे आप अपने 20s में हो या अपने 40s में। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, कुछ करने का जज्बा है और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एज कोई मायने नहीं रखता। ये बात परफेक्टली फिट होती है चक्रेश माहेश्वरी जी पर, जिन्होंने 2003 में एक रेप्यूटेड कॉलेज से MCA पास किया। उसके बाद जॉब करी, स्टार्टअप किया और स्टार्टअप को एक अच्छे लेवल पर लेकर गए और अपने 40s में जाकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट का इंटरव्यू क्रैक किया। और इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब उन्होंने अपना माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्रैक किया, तब उसके 2 साल पहले तक उन्होंने कोडिंग छोड़ दिया था और वो सेल्स में काम कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने कोडिंग करना कैसे स्टार्ट किया और फिर से अपने आप को कोडिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया और किस तरीके के प्रिपरेशन की उन्होंने कि उन्होंने अपने 40s में जाकर माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्रैक किया। तो इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, उनके कॉलेज के दिनों से लेकर स्टार्टअप और माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी तक हम सब कुछ कवर करेंगे। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना हो तो आपको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो स्टार्टअप में किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं और आप उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं। आई एम श्योर कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया विपिन, तुम कैसे हो बताओ? यस। तो सर इस पॉडकास्ट में एक्चुअली आपकी जर्नी और स्टार्टअप और इससे रिलेटेड जो आपने माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ उन लोगों को जो बिगनर हैं और उनको भी जो एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर वो जिनको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है या फिर उनको स्टार्टअप करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर आपकी स्टोरी से। अगर आप अपनी स्टोरी एक बार कॉलेज, आई थिंक आप अपना कॉलेज से स्टार्ट कर पाए तो कुछ। तो मेरी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने 12th क्लास के बाद पहले बिजनेस किया था पापा के साथ और मैंने 3 साल BSc करी है मैथ्स में और साथ में पापा के साथ बिजनेस किया है। ओके, उन 3 साल में मुझे ये समझ में आ गया था कि बिजनेस में उस टाइम पे मैं उस बिजनेस को सक्सेस नहीं दे पाऊंगा। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा था। और इस बीच मेरे एक मेंटर है, मैं उनके पास गया था उनसे पूछने के मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें मेरी मैथ्स की स्किल्स का पता था कि मेरी मैथ्स की स्किल बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं MCA की प्रिपरेशन करूँ। ओके। तो फिर मुझे ये भी नहीं पता कि MCA प्रिपरेशन करनी कैसे है, तो उन्होंने कुछ लोग बताए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे और मैं उनके पास गया और उनसे समझा कि क्या करना है। मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, स्टैट्स पढ़ना है और BSc लेवल की मैथ्स और 12th लेवल की मैथ्स दोनों करनी है। मैंने 3 महीने तक ट्यूशन पढ़ाए, उस ट्यूशन की फीस से मैंने एक ट्यूशन लगाया और वहाँ से मैंने अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करी, स्पेशली 12th वाली। BSc वाली मैथ्स मेरी अच्छी थी ऑलरेडी। ओके। और फिर उस सब मेहनत और प्रयास का मेरा आउटपुट ये था कि मेरा HBDI कानपुर में सिलेक्शन हो गया। मेरी रैंक यूपी में 59 आई थी और ओवरऑल पूरे यूपी में। उसके कारण मेरे को HBDI मिल गया था कॉलेज और वहाँ से मेरी MCA की जर्नी स्टार्ट होती है।
ओके, तो सर ग्रेजुएशन में मैंने एमसीए किया। एमसीए में क्लास में टॉप 5 में रहा हूँ शुरू से। टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन हमेशा टॉप 5 रहा हूँ और क्लास के उन अच्छे प्रोग्रामर्स में रहा था कॉलेज टाइम पे भी, जिनकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी जानी जाती थी स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे। ओके, तो सर आपने HBTI से कंप्लीट किया है अपना MCA, तो उसके बाद सर आपकी पहली जॉब कहाँ लगी थी सर? मैं जब पास किया था, वैसे तो हमारे सीनियर बैच से पहले एचबीटीआई में प्लेसमेंट हो जाया करते थे, लेकिन 2003 का समय बहुत डिफरेंट था। 2003 की बात कर रहे हैं आप ये? हाँ, मार्केट में जॉब खत्म हो गई थी, .com बबल बस्ट हुआ था और ज़्यादातर कंपनीज जो स्टार्ट हुई थी 2001-2 में वो बंद हो रही थी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट में बहुत हालत खराब थी और इंडिया में स्टार्टअप कल्चर भी तब तक नहीं था। ओके, उसके कारण हमारे क्लास में 55 बच्चों में सिर्फ 2 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था और उनमें मैं नहीं था। ओके, फिर हम लोग आ गए थे और एक बहुत छोटी सी कंपनी थी दिल्ली में, मैंने नाम नहीं बताऊंगा हाँ just हाँ, for the sake, हाँ, बट मैंने उनके साथ 8 महीने काम किया फ्री में। और लेकिन वहां पे उन्होंने ऐसे हम जैसे 80 लोगों को रखा होगा ओके, और उनमें से उन 80 लोगों में वो खुद बोलते थे कि मेरा जो काम करने तरीका था और जो मेरा नॉलेज स्किल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। उस बेस पे उन्होंने मेरे को लास्ट के 4-5 मंथ्स कुछ स्कॉलरशिप भी दिया था या इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन बाय द वे बाय नवंबर 2003 मार्केट स्टार्ट हो गया था खुलना और मेरी जॉब, फर्स्ट जॉब, फिर मैं इसलिए उसको फर्स्ट जॉब नहीं बोलता, फर्स्ट जॉब मेरी ह्यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम में लगी जो गुड़गांव में होती थी, जो अभी एरिसन के नाम से जानी जाती है। ओके, वहाँ पे वो आई मैंने थिंक वो उस टाइम मतलब कौन सी ईयर में लगी थी वो? 2003 में ही नवंबर में लगी थी और तो वहाँ पे मैं टेलीकॉम डोमेन में काम करता था। मेरे को सी बहुत पसंद थी और मैं सी में ही प्रोग्राम लिखता, सी में ही कोड लिखता था। 2003 से लेकर 2005 तक मैंने वहाँ पे काम किया। कौन सी टेक पे काम करते थे सर उसमें, सी पर? सी में हम विंडोज मशीन पे काम करते थे और लिनक्स मशीन पे काम करते थे, लेकिन काम सारा सी में होता था हमारा। और हम लोग TCP/IP स्टैक के ऊपर काम करते थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर। यहाँ पे मेरा स्पेशल काम था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मैं कैसे स्पीड इनहेंस कर सकता हूँ कम्युनिकेशन की, और क्योंकि सैटेलाइट बहुत दूर होता है तो सेटअप में TCP/IP कम्युनिकेशन काफ़ी स्लो हो जाता है। वो 3-वे हैंडशेक है, उसमें लेटेंसी काफ़ी होती थी, तो उसको हमने ऑप्टिमाइज करने के लिए काफ़ी सारे एल्गोरिथम लिखे थे, वही मेरा काम था। और बाद में मैंने उन सॉफ्टवेयर को ऑटो अपग्रेडेशन का कोड भी लिखा था कि सॉफ्टवेयर ऑटो अपग्रेड हो जाते थे। जो भी आजकल आप विंडोज में देखते हैं कि विंडोज में ऑटो इंस्टॉल हो जाता है, ऑटो अपग्रेड हाँ, हो जाता हाँ। है, तो मैंने 2003 में वो टेक्नोलॉजी या 2004 में वो मैंने खुद ने लिखा है वो कोड। तो ओके, सो जब भी आप जिस तरीके का प्रोजेक्ट बता रहे हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट से ये पता चल रहा है कि उस टाइम पर आई थिंक वेब ऐप, मोबाइल ऐप का टाइम नहीं आया था, अभी इतनी डिमांड नहीं थी। और डिमांड क्या, वेब ऐप की डिमांड खाली वेबसाइट बनती थी, प्लेन वेबसाइट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वेब एप्लीकेशन बहुत सिंपल बनती थी उस जमाने में। मुझे याद है मैंने अपने दोस्तों की बर्थडे के लिए रिमाइंडर के लिए एक साइट पे सब्सक्राइब किया था। उस टाइप की साइट बनती थी, ईमेल आता था कि आपके दोस्त की बर्थडे है तो ईमेल पे रिमाइंडर आ जाता था। इससे ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशन लाइक फेसबुक या गूगल तभी लॉन्च हुई थी 2002 में। मैं 2003 का पास आउट हूँ और स्टैक ओवरफ्लो भी नहीं था उस जमाने में। हम लोग अपने पास कोडिंग करते टाइम पे अपने पास किताबें रखते थे, हम उन बुक्स के थ्रू ही पढ़ाई करके ही अपना कोड लिखते थे। तो मेरे हमेशा डेस्क पे 3-4 किताबों का एक फाइल बन जाया करता था और मैं उन्हीं में से पढ़ के उन्हीं को समझ के कोड लिखा करता था। और मोबाइल ऐप का तो जमाना था ही नहीं, स्मार्टफोन नहीं थे। स्मार्टफोन शायद 2006 या 7 में आए और मैं 5 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन वाला चैलेंज जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये तो हो गया आपकी फर्स्ट जॉब की, आपने फर्स्ट जॉब में क्या क्या चीज़ें की थी। उसके बाद आपने उसके बाद सर आपने आई थिंक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था, आई थिंक 2015 के अराउंड। इस स्टार्टअप तो के मेरी करियर जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। मैंने एक्चुअली अपनी करियर में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। शुरुआत में मैं टेलीकॉम डोमेन में था। एक्चुअली मेरी ख्वाहिश थी अपना मैं जीवन पूरा टेलीकॉम डोमेन में था, और वो पहली कंपनी मिल गई तो जैसे बिल्ली के भागों
छींटा लगता है ना, बर्तन जो लगता है कि दही सारा मिल गया है पहली बार में, ऐसा मेरे साथ हुआ। उसके बाद 2012 में मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली जहाँ पे मैं कुछ मीडिया कंपनीज को फ्री में कंसल्ट करने लगा। तो उनको उस टाइम पे .com आ रहा था, जैसे आजकल हम timesofIndia.com, ndtv.com देखते हैं, तो वो शुरुआत हो रही थी उसकी। तो मीडिया कंपनीज वाले मेरे पास आए तो मैं कि उनको हेल्प चाहिए थी और मेरे कुछ रिलेटिव थे वो, तो मैं उनके साथ जाके हर शनिवार को उनके ऑफिस में बैठता था, उनकी टीम बिल्ड करता था, इंटरव्यूज लेता था और उनका डेटाबेस वगैरह का स्ट्रक्चर चेक करता था, उनको हेल्प कर रहा था कि उनकी वेबसाइट में बनाने में हेल्प करता। मीडिया कंपनी थी, मैं उनके साथ काम करते करते मेरे को मीडिया डोमेन की काफ़ी नॉलेज हो गई थी और कुछ रिलेशन भी अच्छे बन गए थे। तो वहाँ से हमने सोचा था कि मैं मीडिया में कुछ करूँगा। फिर मैंने पार्टनर की शुरुआत करी, तो मेरे कॉलेज का एक और फ्रेंड पार्टनर बने तैयार हुआ था और वहाँ से हमारा मीडिया की जर्नी स्टार्ट हुई और हमने मीडिया टेक स्टार्टअप खोला, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म बनाया मीडिया के ऊपर, जहाँ पे जो प्रोडक्ट था हमारा, जिसमें हम मीडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे अपने प्रोडक्ट से, स्पेशली ऑनलाइन मीडिया की। बट हाँ, तो यहाँ से मेरा स्टार्टअप शुरू हुआ। 2 साल तक मैंने फ्री में काम किया, उस डोमेन को समझा, तब मुझे लगा कि हाँ ये डोमेन में पावर है। तब मैंने जाके उस डोमेन में हम लोगों ने, मेरे पार्टनर ने, उस डोमेन में हमने फिर मीडिया कंपनी स्टार्ट किया। इसी के रिगार्डिंग मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि स्टार्टअप चलाते टाइम सर आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जो आपको स्टार्टअप चलाने से पहले लग रहा था कि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? 2 प्रॉब्लम बोलूंगा मैं। एक्चुअली हमको 2 समझ बहुत अच्छी नहीं थी। पहला, हमको सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती थी। हम दोनों पार्टनर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हम बहुत अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन पाए। तो उसके कारण हम लोग सही जगह पे हिट नहीं कर पा रहे थे, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे अपने प्रोडक्ट की। हालांकि हमारा प्रोडक्ट बहुत वर्ल्ड क्लास था। जिन लोगों ने यूज़ किया उन लोगों ने, हमने 5 कंपनीज को लाइसेंस बेचा है उस प्रोडक्ट का, और वो 5 कंपनीज ने बहुत लंबे समय तक यूज़ किया है, लेकिन उससे आगे हम नहीं कर पाए। दैट वाज वन ऑफ द आई थिंक लर्निंग कि सेल्स एंड मार्केटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी कि हमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो जो भी हमने फाइनेंस और कंप्लायंस के जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हमारे साथ रही हैं शुरू में। ये 2 चीज़ें थी जो मेरे को लगता है अगर स्टार्टअप या स्टार्ट करना है तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकते, हमें उसकी सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह पे ध्यान रखनी चाहिए। HR में हम लोग ठीक कर पा रहे थे समहाउ। हमारे टीम में लोग खुश रहते थे क्योंकि हम खुद भी बहुत अच्छे ढंग से इंगेज रहते थे और काफ़ी डाउन टू अर्थ लोग थे, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आया इस टाइप का। बट हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस में हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते। ओके, तो आई थिंक आपने 2019 तक कंपनी चलाई थी और आपने फिर उसे क्लोज कर दिया था, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आगे का है कि आपने एट द एज ऑफ 40 आपने माइक्रोसॉफ्ट फिर से ज्वाइन किया, आपने उसका इंटरव्यू पूरा कंप्लीट किया। तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आपने सर कैसे प्रिपरेशन करी थी माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत टफ होता है। उसको कंप्यूटर साइंस के बेसिक जिसके बहुत अच्छे हैं उसके लिए बहुत आसान है। ओके, बेसिक्स का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, आपकी कोडिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो और थोड़ा सा लक भी चाहिए कि आप बाई चांस ऐसे क्वेश्चन ना आ जाए आपके सामने जो एरिया आपको ना आता हो, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्रैक करना इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे 6 साल या 5 साल के जो स्टार्टअप के करियर में लास्ट के 2 साल तक मैंने कंप्यूटर कोडिंग छोड़ दी थी। ओके, मैं कंप्लीटली या तो हार्डवेयर सिस्टम डिजाइन पे चला गया था या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग साइड पे चला गया था, क्योंकि हम सेल्स अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं वहाँ पे काफ़ी कोशिशें कर रहा था मैं भी। इस कारण मेरी जो कोर प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी कम हो रही थी। लेकिन मैंने लास्ट के 3 महीने जब मैंने सोचा था कि मेरे को छोड़ना है, एक्चुअली उसका भी रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया था एंड मैं उनको वो समय नहीं दे पा रहा था जो मुझे देना चाहिए था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपने जीवन में।
अगर मैं अपने बेटा होने का फर्ज नहीं निभा सकता तो फिर मैं मेरा पैशन सही नहीं है। तब जब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने अपने पार्टनर से बात किया, उसको बहुत क्लियरली पहले से ही बता दिया कि देखो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और मैं इसे लंबे समय तक नहीं चला सकता। इन द मीन वाइल मेरे को स्टार्टअप्स के ऑफर मिलने शुरू हो गए तो, लेकिन इस स्टार्टअप में जाने का मतलब था वापस 15 घंटे काम करना, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, स्पेशली जब घर पे फादर की मेडिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तब तक पापा का ऑपरेशन हुआ। इन द मीन वाइल मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर मिल गया। माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी सफ़र इंटरेस्टिंग रहा। 4 राउंड का इंटरव्यू होता है और मैंने इंजीनियरिंग मैनेजर की तरह ज्वाइन किया, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था एज आईसी अप्लाई किया था। आईसी मतलब इंटीग्रल कंट्रीब्यूटर। ओके। मेरा काम कोडिंग करना ही था। तो शुरू के 2 इंटरव्यूज मेरे प्योर कोडिंग पे हुए हैं। 3rd राउंड में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप सीरियसली करना चाहते हो कोडिंग, क्योंकि आप फाउंडर हो, आपने 6 साल कंपनी चलाई है, आप ईएम बनेंगे, इंजीनियरिंग मैनेजर बनेंगे या कोडिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ईएम नाम की पोजीशन भी होती है इन सब कंपनी में, और मैंने बोला मैं ईएम बनूंगा। ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया था मुझे, क्योंकि मेरे कोडिंग से भरोसा था और 2 राउंड मेरे अच्छे गए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं आईसी भी बन सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको ईएम बनना है तो आपको हैदराबाद आना पड़ेगा, नोएडा में हमारे पास अभी ओपनिंग सीएम की नहीं है। इस प्रकार मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और मैं हैदराबाद में लैंड कर गया। ओके। अभी आपने कहा सर आपके 2 राउंड कोडिंग के हुए थे, तो आप बीच में तो कोडिंग छोड़ दिए थे, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। और आपने जो कोडिंग करा था सर किस लैंग्वेज में किया था, या फिर उनका कोई स्पेसिफिक होता है कि आप सी में करो या C++ में करो, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा नहीं होता। आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग सॉल्व कर सकते हो। उनका आंसर ये रहता है कि आपकी अप्रोच, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपका कोड की क्वालिटी कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है। अगर आप प्रॉब्लम को समझ के उसके हिसाब से आप सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हो तो सब सही है। वो लोग इतना केयर नहीं करते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे मेरा तो हमेशा C और C++ रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मैं बाय डिफॉल्ट कोडिंग करता रहूँ। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए मैंने C++ को ब्रशअप किया था, क्योंकि उसी में मैं सबसे ज़्यादा हालांकि अपने स्टार्टअप के टाइम पे मैं पाइथन में, Node.js में या जावास्क्रिप्ट में, इन सब में कोडिंग करना सीख गया था, इवन PHP में। लेकिन मेरी हमेशा फेवरेट लैंग्वेज C++ ये 2 ही रही हैं, और इन्हीं में मैंने कोडिंग किया माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू। ठीक। और अगर एज अ बिगनर किसी को माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कौन सा टॉपिक, ये DSA, सिस्टम डिज़ाइन? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विपिन तुमने। मैं 3-4 चीजें बोलूंगा। पहला तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो कोई भी हो सकते है, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो C हो या जावा हो या लेटेस्ट लाइक पाइथन या जावास्क्रिप्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी आनी चाहिए। दूसरा, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ट्राइज, बाइनरी सर्च ट्री, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग्स, इनकी बहुत बेसिक और बहुत साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, एल्गोरिदम जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रिडी अप्रोचेस, ग्राफ एल्गोरिदम्स, इन सब की नॉलेज काफी होनी चाहिए। अगर आप इन सब सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हो तो आप शुरू के 2 राउंड के जो कोडिंग इंटरव्यू है वो निकाल पाओगे। 3rd राउंड जनरली सिस्टम डिजाइन राउंड होता है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है बड़े स्केल पे। वहाँ पे आपको डेटाबेस के शार्डिंग स्कीम्स, लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स, और जो बेसिकली जो भी क्लाउड का एनवायरनमेंट है, हाउ वी कैन स्केल द क्लाउड, वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। इवन काफका, क्यूइंग मैकेनिज्म, MQTT, इन सब चीज़ों की जरूरत वहाँ पे पड़ेगी। तो या इन 3 राउंड के बाद 4th राउंड थोड़ा सिंपल रहता है। अगर 3 राउंड अच्छे गए हैं तो 4th राउंड इज अबाउट काइंड ऑफ कि आप कंपनी में फिट हैं या नहीं है। अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपनी प्रॉब्लम को सही में समझा पा रहे हैं, आप बात करने में अच्छे हैं, काम करना आपके लिए आसान है, और आप काम करना, लोगों के लिए आपके साथ काम करना आसान है, तो वो 4th राउंड में आपको जज करते हैं। तो ओके। मैं ये बोलूंगा शुरू के 2 राउंड है हार्डकोर टेक्निकल स्किल जिसमें कोडिंग है। 3rd राउंड इज
हार्डकोर टेक्निकल स्किल लेकिन सिस्टम डिजाइन, और फोर्थ ऑन इज अबाउट कम्युनिकेशन एंड हाई लेवल थॉट्स, और यू कैन ओके। तो सर अभी जो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आपको 20 या 22 साल हो गए एक्सपीरियंस, तो आपने कोडिंग उस टाइम से स्टार्ट किया था जब गूगल बहुत स्टार्टिंग में ही आया था, बट गूगल का इतना यूज़ नहीं हो रहा था। बट अभी क्या है, अभी के टाइम पर गूगल भी आ गया है, चैट जीपीटी भी आ गई है, एआई भी आ गई है। तो 20 साल पहले और अभी के टाइम में कितना डिफरेंस देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग या फिर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तब मैं C++ में कोड लिखता था। हमारा कोडिंग साइकिल्स की स्पीड काफ़ी स्लो होती थी और हम काफ़ी टाइम टेस्टिंग में स्पेंड करते थे, और यूटी टेस्टिंग में हम काफ़ी फोकस करना होता था। मेमोरी लीक्स वगैरह के लिए हम कई कई दिन तक सिस्टम चला के सिस्टम को चेक करते थे, मेमोरी लीक्स हो रहे हैं। अब विद द लेटेस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट या पाइथन या जावा में गार्बेज कैरेक्टर्स ऑलरेडी आ गए हैं, तो थोड़ा इंजीनियर्स की लाइफ इजी हो गई है। परफॉर्मेंस थोड़ा सॉफ्टवेयर की स्लो हुई है, लेकिन इंजीनियर्स की लाइफ थोड़ा सा इजी हो गई है। और आई थिंक कोडिंग में सबसे जो मॉडर्न ट्रेंड है जावास्क्रिप्ट का और पाइथन का, उसमें ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स इतने अच्छे मिल गए हैं। हम लोग C++ में पहले छोटी छोटी क्लासेस भी खुद लिखते थे, अब तो फ्री में अवेलेबल है और ओपन सोर्स का काफ़ी यूज़ हो रहा है। जो जैसे रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट में, जिससे आप यूजर एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो। सेलेनियम है जिससे आप टेस्ट केस लिख सकते हो एंड टू एंड। सो लाइफ थोड़ा सा ईजी हुई है, लेकिन सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इससे इंजीनियर्स को फायदा हुआ है, उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स भी होते जा रहे हैं। पहले हमारे सॉफ्टवेयर कंपेरेटिवली सिंपलर होते थे, कोड का साइज छोटा रहता था, कोड का साइज बड़ा हो गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन यूजर्स की काफ़ी बढ़ गई। तो आई थिंक परिवर्तन समय का नियम है, एंड सॉफ्टवेयर काफ़ी चेंज हो गया है इस मेरे समय से, जब मैंने स्टार्ट किया था से आज तक। चीज़ें क्लाउड पे चली गई हैं, हम डेस्कटॉप पे कोड लिखते थे। क्लाउड के अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको हैंडल करना, स्केल को मैनेज करना, और हमें नहीं पता चलता है कि अब यूजर कहाँ पे फंस गया है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। 10 मिलियंस में अगर 100 यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा डीबग करने में प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में टेलीमेट्री, हमारा डेटा जो हम लॉग कर रहे हैं सिस्टम में फॉर डिबगिंग पर्पस, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का, आई विल नॉट से कि पहले लाइफ सिंपल थी अब लाइफ सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्सिटी का स्केल चेंज हुआ है और एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री से चेंज हुई है। पहले स्लो डेवलपमेंट साइकिल रहती है, फास्ट डेवलपमेंट साइकिल। अभी एआई का भी बहुत सारा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाइक बहुत सारे जॉब चेंज हो गए हैं, उनकी जो डेजिग्नेशन थी वो चेंज हो गई है। तो आगे भी एआई के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और एआई में जॉब जा रही हैं या फिर नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं, इस पर अगर आप कुछ बता पाएँ। अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को उम्मीद यही है कि एआई से भी, जैसे अभी मैंने बताया था कि क्लाउड के टाइम पे भी डेस्कटॉप से हम लोग क्लाउड पे मूव किए थे, एंड देयर इज अ ह्यूज लर्निंग कर्व। उस टाइम पे भी बोला था जो विंडोज के सिस्टम एडमिन है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो सॉफ्टवेयर का नेटवर्क मैनेज करते हैं ऑफिस का, उन सब की जॉब चली जाएगी, लेकिन वो सब जाके क्लाउड इंजीनियर्स बन गए थे। Okay. तो मुझे अभी भी उम्मीद यही है कि जॉब पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर जो आजकल का यूथ है, मैं उससे उनसे एक ही बात कहूँगा कि अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें, क्यूरियोसिटी बिल्ड करते रहें और लर्न करते रहें। एआई की टेक्नोलॉजी को समझें, उसके कुछ एजेंट्स बना के देखें। आजकल ऑटोजेन, लैंगचेन, स्कीमेटिक कर्नल वगैरह काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, उन पर उनको लर्न करें, उनको इम्बाइब करें और उनमें अपने एजेंट्स लिखें। पता नहीं कब कौन सा रास्ता कहाँ खुल जाए, अपने को ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या पहले तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी मत सोचो। हम कई बार सोचते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में तो सक्सेसफुल है। पहला है कि आप जो कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, बहुत पैशन के साथ काम करो। मैं हमेशा पैशन पे बहुत बिलीव करता हूँ, चाहे मैं बहुत छोटी कंपनी में रहा हूँ
जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मैंने इंटर्नशिप की थी से लेके कंपनी माइक्रोसॉफ्ट या केडेंस या मेरी अपनी कंपनी, एक चीज़ सब जगह कॉमन थी, दैट इज पैशन। मैं बहुत जज्बे के साथ काम किया है और उसका हमेशा आंसर मेरे को पॉजिटिव मिला है। लर्निंग करते रहो, इंडस्ट्री चेंज होती रहेगी। कल डेस्कटॉप था, आज क्लाउड है, फिर यही आया, कल कुछ और आ जाएगा। तो Okay. अगर हम अपने आँख नाक कान खुले रखें, एब्जॉर्ब करते रहें बाहर की इंफॉर्मेशन को और अपने आप को अपडेट करते हैं नई स्किल्स और टेक्नोलॉजीज के साथ, तो हमारे करियर को कोई सक्सेस से नहीं रोक सकता। तीसरा, यस, हमेशा अच्छी इंटेंशन के साथ काम करें, मेहनत करें, प्रयास करें, लगातार अपनी प्रॉब्लम करें, टीम से डिस्कस करें और ग्रो करें। चौथा, सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन, इवन जैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आप ईमेल लिख रहे हैं, कैसे अपने बॉस से बात कर रहे हैं, कैसे नीचे वाले लोगों को समझा रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। इन सब में अच्छा करें तो आपकी कंपनी की रैपो अच्छी रहेगी। बाकी समय बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और हमें नहीं पता इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी। ये 3-4 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी या किसी को भी बहुत हेल्प करेंगी अपने आप को आगे रखने में। ओके, थैंक्स सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारे बिगनर्स को कुछ हेल्प हुई होगी एंड आई वुड से कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर जो वर्किंग है उनको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी कि उनको आगे क्या करना है, या फिर अगर उनको कोई जॉब चेंज करना है या फिर कोडिंग में या फिर स्टार्टअप में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो आई होप कि हम लोगों ने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया है। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज की यंग जनरेशन को मेरे एक्सपीरियंस से अगर कुछ सहायता मिलती है तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स, बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे पॉडकास्ट पर एज अ गेस्ट आना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्द ही रीच आउट करेगी। ऐसे सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।